दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों से कुछ बात करनी है और वो ये है कि आप लोग मुझे अपने नेम जो है वो कमेंट बॉक्स में देते हैं जिससे कि मैं आप लोगों की स्टोरी आपके नाम के साथ लिख सकूं। लेकिन दोस्तों, आप लोग वेट नहीं करते अपनी स्टोरी का और बार बार मुझ पर गुस्सा करते हैं कि मैं आपके नाम की स्टोरी लेकर नहीं आ रही। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आप मुझे अपने नाम जो है कमेंट बॉक्स में दिया करें और मुझे बार बार रिमाइंड भी कराया करें, क्योंकि दोस्तों इतने सारे कमेंट आते हैं और मैं भूल जाती हूँ कि किसकी कहानी जो है वो अर्जेंट लिखनी है, किसकी अभी की अभी मुझे लेकर आनी है। तो आप कमेंट देने के बाद मुझे जो है मेरी न्यू कहानी पर आकर रिमाइंड करा दिया करें, मुझे याद दिलाया करें कि मुझे आपके नाम की स्टोरी लेकर आनी है। इसके अलावा दोस्तों, आप कैसी कहानी लिखवाना चाहते हैं, यानी कि पति पत्नी वाली रोमांटिक स्टोरी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रोमांटिक स्टोरी या फिर सास बहू वाली स्टोरी, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया करें जिससे कि मैं आपके मतलब की स्टोरी लेकर आ सकूं। क्योंकि आपके नाम की लाई हुई कुछ स्टोरी जो होती हैं वो आप लोगों को पसंद नहीं आती हैं और आप दोबारा से मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपके नाम की दोबारा से स्टोरी लेकर आऊं, जो कि दोस्तों नामुमकिन होता है। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि अपने नाम देने के बाद अपना वेट करें और मुझे रिमाइंड करा दिया करें। इसके अलावा आप किस टाइप की स्टोरी चाहते हैं, इसका टाइटल भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिया करें जिससे कि मैं आपके मतलब की स्टोरी लेकर आ सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आसिफ और लीना के नाम। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे ही आसिफ कमरे में दाखिल हुआ, मैं अपने गीले बाल तौलिया से सुखा रही थी क्योंकि मैं अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी और अचानक ही वो कमरे में आ गया था। मैंने उसे देखते ही अपना दुपट्टा सिर पर ओढ़ लिया और उसे डांट भी दिया कि दस्तक देकर भी तो आ सकते थे। आसिफ की हमेशा से ही आदत थी, जब भी वो मेरे कमरे में आता तो नॉक नहीं करता था। जब भी उसका मन करता, मुंह उठाकर दनदनाता हुआ मेरे कमरे में चला आता था और जब भी मैं उसे डांटती तो उसके मुंह पर बस एक ही बात होती जो उसने आज भी कही थी। कहने लगा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, क्या बिना दस्तक दिए कमरे में नहीं आ सकता? मैंने कहा, शौहर हो मगर सिर्फ मेरे निकाह में हो, हमारी अभी विदाई नहीं हुई है और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। बड़ों के बीच हमारा निकाह हुआ है और बड़ों ने और इस समाज ने अभी हमें इस बात की इजाज़त नहीं दी है कि तुम मुझ पर अपने शौहर होने का रौब जमाओ और हक जमाओ, इसलिए एहतियात किया करो। मैंने उसे हमेशा की तरह चेतावनी दी थी और याद दिलाया था कि हमारा रिश्ता जायज़ सही, लेकिन अभी उसमें कुछ बंदिशें थीं। उसने कहा कि तुम तो हर समय ही चंगेज खान बनी रहती हो, इतनी खूबसूरत बीबी हो, मगर मैं तुम्हें सराह भी नहीं सकता। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरे गीले बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसकी आंखों में अब भी वही नशा और खुमारी थी जो हर वक्त मेरे करीब आने पर उसकी आंखों में उतर आती थी और मुझे उसकी इसी खुमारी से डर लगता था। मेरे बालों से पानी की बूंदें टपक कर मेरे बदन को भिगो रही थीं। अब भी कुछ बूंदें मेरी गर्दन पर ठहरी हुई थीं और आसिफ उन बूंदों को अपने होंठों से समेटने ही वाला था कि मैं एकदम बिदक कर पीछे हटी थी। मैंने कहा, आसिफ क्या बदतमीजी है, पीछे हटो। मैंने उसे जोर से डांट दिया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, जंगली बिल्ली मत बनो, हट जाता हूँ पीछे। मैंने कहा कि अपनी हदें कभी मत भूलना, जब तक हमारी रुखसती नहीं होगी तुम कभी भी वो नहीं कर सकते जो तुम करने की इच्छा रखते हो। मेरी बात पर उसकी आंखों में शरारत नाच उठी। कहने लगा, अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ, ज़रा उस पर रोशनी डालना पसंद करेंगी? उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैं उसके सामने खुलकर कुछ भी कह नहीं पाऊंगी, इसीलिए वो मेरी हालत का मजा ले रहा था। मैंने कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो और तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। मैंने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। मेरी उंगली को अपनी उंगली से नीचे करते हुए कहने लगा कि किसी दिन कर भी गुजरूंगा और कोई मुझे रोक कर तो दिखाए। वो एक आज़म से बोला था और मैं उसे घूर कर रह गई थी। मैंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मेरे कमरे में आए हो? कहने लगा, तुम्हें पता तो है कि इस समय ऑफिस जाता हूँ और मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो खाना बना नहीं सकती, इसलिए अपनी बीवी की मिन्नतें करने आया हूँ कि मुझे नाश्ता बनाकर दे दे। और मैंने मुस्कुराते हुए कह दिया कि हाँ हाँ चलो, मैं अभी आ रही हूँ। और वो मेरी तरफ एक ठंडी सांस छोड़कर बाहर चला गया। मैं जानती थी कि आसिफ मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। हालांकि हमारा निकाह बड़ों की रजामंदी से हुआ था, मगर
फिर भी आसिफ के दिल में मेरे लिए बेहद मोहब्बत थी। वो मुझसे उम्र में 4 साल छोटा था और मैंने इस रिश्ते पर खूब हंगामा किया था, आपत्ति जताई थी कि मैं इतने छोटे लड़के को नहीं अपनाऊंगी। मगर मेरी माँ और ताई जान जिद पर थीं कि तुम्हारा रिश्ता आसिफ से ही तय होना है, इसलिए अपना मन बना लो। मेरी माँ और मेरी ताई आपस में सगी बहनें भी थीं और देवरानी जेठानी का रिश्ता भी था, और यूँ दोनों ने मिलकर मुझे बलि का बकरा बना दिया था। और जब मुझे आसिफ के मन का पता चला तो मैं तो एकदम से दंग रह गई थी, क्योंकि इन सबको पीछे लगाने वाला वो खुद था। वो खुद ही अपने दिल में मेरी मोहब्बत लिए बैठा था और मुझसे इजहार मोहब्बत करने की बजाय उसने अपनी माँ और मेरी माँ को इस रिश्ते के लिए राजी किया था। पता नहीं कैसे उसने इन दोनों के दिल में ये बात डाली थी। खैर जो भी था, मेरी माँ और ताई इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी थीं, इसलिए मुझे चुप होना पड़ा, क्योंकि मेरी अपनी कोई पसंद तो थी नहीं, ना ही मैं किसी में कोई दिलचस्पी रखती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने इस रिश्ते को हाँ बोल दी। और वैसे भी आसिफ के सिवाय इस बात के कि वो मुझसे उम्र में 4 साल छोटा था, उसमें कोई दूसरी कमी नहीं थी। बहुत ही हैंडसम खूबसूरत नौजवान था, हमारे ख़ानदान की हर लड़की का ख्वाब था। लेकिन मैंने कभी आसिफ के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। सोचती भी कैसे, क्योंकि उसका और मेरी नज़र में कोई जोड़ ही नहीं था। और दूसरी बात, इस रिश्ते को अपनाने के लिए मेरे परिवार का भी मुझ पर बहुत दबाव था। परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा था और हमारे यहाँ परिवार से बाहर शादियाँ नहीं की जाती थीं। और मैं भी पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा हसीन लड़की थी। मेरी उम्र 25 साल थी और वो करीब 21 साल का था। यही तय पाया गया कि जब आसिफ की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो कारोबार संभालने के लायक हो जाएगा तो फिर शादी कर दी जाएगी। मेरे और आसिफ का घर एक ही था, क्योंकि मेरे पापा और ताया एक ही घर में रहते थे और मेरी माँ और ताई जान का भी आपस में काफ़ी मेल जोल था। इसलिए कभी भी बीच में दीवार उठाने की नौबत ही नहीं आई थी और हम एक ही घर में रहते थे। बड़ी सी हवेली थी जिसमें हम सब लोग रहते थे और सबसे आपसी मेलजोल और मोहब्बत से बनी हुई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पापा की तो मौत हो चुकी थी और मैं माँ के साथ इस हवेली में रहती थी। और आसिफ भी अपने माँ बाप का इकलौता ही था। बेहद हैंडसम और खूबसूरत था, किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। मगर मैं सिर्फ इस वजह से उसे शादी करने पर राजी नहीं थी कि वो उम्र में मुझसे 4 साल छोटा था और मैं जानती थी औरतें वैसे भी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। मगर आसिफ की जिद के आगे सबको हार मानना पड़ी थी। वो कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ लीना से ही करूंगा, वरना पूरी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहूंगा। और जब ताया को भी यही बात बताई गई तो उन्हें भी ये रिश्ता पसंद आया था और मुझे सर झुकाना ही पड़ा। हालांकि मैंने इस रिश्ते का खूब विरोध किया था, भूख हड़ताल तक की थी, मगर आसिफ ने साफ कह दिया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ लड़की, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो। तुम चाहे भूख हड़ताल करो, चाहे धरने पर बैठ जाओ, शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। और मैंने भी आखिरकार हथियार डाल दिए थे और इस तरह हमारा निकाह सादगी से हो गया था। हालांकि मैं तो निकाह के खिलाफ थी, मैं चाहती थी जब भी हो तो शादी ही हो, मगर आसिफ की ये जिद थी और उसके आगे मुझे फिर से हथियार डालने पड़े, क्योंकि घर वालों की भी यही राय थी कि जब तक वो आसिफ अपने कारोबार को संभाल नहीं सकता तब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी। इसलिए आसिफ ने कहा तो निकाह तो किया जा सकता है ना, निकाह कर लेते हैं ताकि लीना का कहीं मन न बदल जाए। और मैंने कहा कि मैं इतनी भी बड़ी मुनाफिक नहीं हूँ कि अपनी बात से मुकर जाऊँ। उसने कहा तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर कोई लड़का तुम्हें मेरे हाथ से उड़ा ले गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो तहे दामन रह जाऊँगा। और मैंने कहा तुम अपनी तसल्ली कर लो। और इस तरह से मेरा और आसिफ का सादगी के साथ निकाह हो गया था। निकाह के बाद तो वो और भी ज़्यादा शेर हो गया था। अब तो बात बात पर मुझसे इजहार मोहब्बत करने लगता था। जब भी उसे मौका मिलता मेरे करीब आ जाता और शरारत करने से बाज नहीं आता था। मैं उसकी शरारतों पर शर्म से पानी पानी हो जाती थी। मैं कोशिश करती कि कम से कम आसिफ के सामने जाऊं, लेकिन एक ही घर था और मेरी ये कोशिश नाकाम हो जाती थी। दिन में 2-3 बार मेरा आसिफ से सामना हो ही जाता था। वो भी शायद मौके की तलाश में रहता था। जहाँ कहीं मैं उसे अकेली दिखाई देती फौरन मेरे पास पहुँच जाता। उस रात भी बैठी मैं कोई नॉवल पढ़ रही थी कि मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आसिफ का नंबर जगमगाने लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1 बज रहा था। मैं समझ गई कि ज़रूर मुझसे रोमांस भरी बातें करेगा कि लीना तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, अपने कमरे का दरवाज़ा खोलो, मैं अभी तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ, या तुम ही मेरे कमरे में आ जाओ, दोनों खूब प्यार मोहब्बत भरी बातें करेंगे।
और मुझे पता था उसकी प्यार मोहब्बत भरी बातें किस हद तक होती थीं। मैंने झुंझलाहट में आकर आसिफ का फ़ोन रिसीव कर लिया था। दूसरी तरफ से उसके कराहने की आवाज़ आ रही थी और मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने बेताबी से पूछा, आसिफ क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? कहने लगा, कुछ नहीं, बस अलमारी के ऊपर से अपनी कुछ बुक्स उठा रहा था, स्टूल फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। कमर में मोच आ गई है। अब इतनी रात में मम्मा को क्या परेशान करना, तुम ही कमरे में आकर मेरी हेल्प कर दो, कमर पर कुछ बाम वगैरह लगा दो ताकि मुझे दर्द से आराम मिल जाए। मैं आसिफ के गिरने का सुनकर बेचैन हो गई थी और बिना सोचे समझे मैं आसिफ के कमरे में चली गई। देखा तो आसिफ बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। मैंने कहा, आसिफ तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी? कहने लगा, पता नहीं लेकिन कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने पेन किलर तो खा ली है, लेकिन देखो दराज में बाम की शीशी पड़ी है, उसमें से थोड़ा सा बाम मेरी कमर पर लगा दो। मैंने बाम की शीशी उठाई और आसिफ के करीब बैठ गई। आसिफ की चोट देखकर मेरे दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकल गया था कि मैं इस वक्त आसिफ के कमरे में बिल्कुल अकेली हूँ और वो मेरे साथ कुछ भी शरारत कर सकता था। सबसे पहले मैंने आसिफ को सीधा करके उसके शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसके बाद शर्ट उतार कर मैंने साइड पर रख दी और आसिफ को उल्टा करके उसकी पीठ पर बाम लगाने लगी। जहाँ जहाँ वो दर्द बता रहा था, मेरी उंगलियाँ उसकी पीठ पर बाम लगा रही थीं। और अचानक ही आसिफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उठकर बैठ गया और मेरे बेहद करीब आ गया। उसकी गर्म गर्म सांसें मैं अपने चेहरे पर महसूस करने लगी थी। दिल की धड़कनों ने मेरी शोर मचाया था। मैंने कहा, आसिफ मैंने तुम्हें बाम लगा दिया है, अब मैं जा रही हूँ, सुबह तक तुम्हें आराम मिल जाएगा। मुझे आसिफ की आंखों में कुछ और ही चमक नजर आ रही थी। मैं जल्दी से इस कमरे से फरार हो जाना चाहती थी, लेकिन आसिफ ने मेरा हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, लीना सीने में भी दर्द है, यहाँ पर भी थोड़ा सा बाम लगा दो। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रख दिया था और उसका एक हाथ मेरी कमर तक चला गया था। मेरे शरीर में जैसे करंट सा लगा था। आसिफ की आंखों में इस वक्त मैंने जो रंग देखे थे, मेरा दिल धड़क उठा था। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आसिफ ये क्या बदतमीजी है? एक तो मैं तुम्हारी तीमारदारी कर रही हूँ और तुम मेरे साथ बदतमीजी पर उतर आए हो। आसिफ वहाँ हंसकर कहने लगा, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? तुम मेरी बीवी हो और शौहर की खिदमत करना हर बीवी का फ़र्ज होता है। मैंने आसिफ को कोई और मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन आसिफ ने बिजली किसी तेज़ी से उठकर मेरा रास्ता रोक लिया था और खींचकर मुझे अपने करीब कर लिया था। मेरे बालों को संवारते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरी पीठ के दर्द का एहसास है, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द है उसका एहसास नहीं है। मेरे जज्बात अब मेरे काबू में नहीं हैं, बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आज की रात अपनी सारी चाहतें तुम पर लुटाना चाहता हूँ। अब और इंतज़ार नहीं होता, प्लीज़ इनकार मत करो। ये कहकर आसिफ के होंठ मेरी गर्दन तक पहुँच चुके थे। मैंने झटके से आसिफ को धक्का दिया था। मैंने कहा, आसिफ ये गलत है, हमें अपने बड़ों का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। कितने विश्वास से उन लोगों ने हमारा ये रिश्ता तय किया है और हमसे 1 साल का टाइम मांगा है। 1 साल बाद हमारी विदाई हो जाएगी, उसके बाद अपने जज्बातों को खूब ठंडा कर लेना। ये कहकर मैं जल्दी से कमरे से निकल आई थी। आसिफ की ये हरकतें दिन ब दिन बढ़ने लगी थीं। कमरे में आकर मेरे दिल की धड़कनों का तूफान जैसे तैसे शांत हुआ था। कुछ भी कहो, आसिफ मेरा शौहर था और उसकी संगत पाकर मेरे दिल की हालत भी बेचैन होने लगी थी। लेकिन मैं अपनी हदों को पार करना नहीं चाहती थी। मैं आसिफ से नाराज़ थी और मैंने उससे अपनी नाराज़गी दिखाई थी, लेकिन आसिफ ने सॉरी बोलकर मुझे मना लिया था कि आगे से वो ऐसी हरकत नहीं करेगा और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन अब भी उसकी शरारतें कम नहीं हुई थीं। पहले जो थोड़ी बहुत पर्दादारी थी, अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी, मगर मैं उसकी बेबाकियों से परेशान हो जाती थी। वो कभी भी दंदनाता हुआ मेरे कमरे में आ जाता था और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। हालांकि धीरे धीरे मैं भी आसिफ में इन्वॉल्व होने लगी थी, क्योंकि निकाह के बाद औरत की सोच बदल जाती है। अल्लाह ताला उसके दिल में खुद ब खुद ही अपने शौहर के लिए जायज़ मोहब्बत डाल देता है और मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। वो था ही इतना खूबसूरत और हैंडसम, मगर मैंने कभी भी उससे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं ज़रा सा भी पहल दिखाऊंगी तो वो हमारे बीच मौजूद हदों को भूल जाएगा और अपनी मनमानियों पर उतर आएगा, और यही मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि इस उम्र में जज्बात बहुत ही ज़्यादा मुंहजोर होते हैं और ऊपर से ये भी बहाना नहीं था कि मैं उसके लिए कोई नामहरम हूँ।
ये तो बस दुनिया को दिखाने के लिए था कि अभी रुखसती नहीं हुई, वरना हमारा रिश्ता सरासर जायज़ था। मगर फिर भी मैं बहुत एहतियात से काम लेती थी। मैं तो अब आसिफ से निकाह करने से पहले ज़्यादा फंस चुकी थी। अगर मैं ज़्यादा उस पर गुस्सा करती तो वो नाराज़ हो जाता और फिर मैं परेशान हो जाती कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, क्योंकि मैं उसकी बीवी थी। कहीं वो बदला लेने पर ना उतर जाए, क्योंकि वो था भी मेरा शौहर ही, चाहे महबूब ही था। मगर जब बार बार औरत मर्द की पहल को ठुकराती है तो मर्दाना अहंकार को ठेस पहुंचती है, और मैं इस नाजुक से रिश्ते में दरार नहीं चाहती थी। इसलिए उसे डांटने के बाद फ़ौरन ही सुलह भी कर लेती थी और उसे समझाती कि आसिफ, अभी मुझसे दूर रहो, अपने जज्बातों को काबू में रखो, और वो मान भी जाता था। मगर एक रात हमारे घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आसिफ दूसरे शहर अपने किसी दोस्त से मिलने गया था, इसीलिए वो शादी में नहीं जा सका था, और मैं भी वैसे जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे यूं शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता था। वैसे भी वो दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, और ताया ताई और मेरी माँ चले गए थे। मुझे लगा कि शायद आसिफ आज नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसने कहा था उसे ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने दोस्त से मिलने जाना है, और शायद वो आज न आ सके। शाम के वक्त मैंने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि बाहर मौसम के आसार बहुत ही ख़राब थे। यूँ लग रहा था जैसे बहुत ही ज़ोरदार आंधी और तूफान आने वाला है, जो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएगा। और फिर देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी मौसम का नज़ारा ले रही थी, और साथ में चाय का कप भी था। अचानक मेरी नज़र गेट पर पड़ी। आसिफ की गाड़ी गेट के बाहर आ चुकी थी, और मैं हैरान हो गई थी कि इतने ख़राब मौसम में वो घर क्या लेने आया था। उसने तो कहा था कि आज वो दोस्त के घर ही रहेगा। मैं एकदम से परेशान हो गई। वो गाड़ी से उतरा और भीगता हुआ गेट तक आ गया था। उसके पास गेट की चाबी भी थी। गेट खोलकर वो अंदर आया तो पूरी तरह भीग चुका था। मैं उसे दूर से देखकर हंसने लगी थी। फिर अपनी चाय वहीं पर रखी और जल्दी से किचन में आ गई, ताकि उसके लिए कोई चाय वगैरह बना सकूं, क्योंकि आसिफ को बहुत जल्दी ठंडी लग जाती थी। जरा सी भी मौसम में बदलाव आता और उसकी तबीयत पर पहले असर पड़ता था। वो बहुत ही सेंसिटिव था। मैंने जल्दी से उसके लिए कड़क चाय बनाई। खाना तो यकीनन वो खाकर ही आया होगा। उसने किचन में झांका तो वो पूरी तरह भीगा हुआ था। मैंने उसे कहा कि जाओ अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आओ, किचन में आने की ज़रूरत नहीं है, सारा फर्श गंदा कर दोगे, मैंने अभी सफाई की है। उसने कहा, एक तो मैं इतना परेशान होकर आया हूँ, ऊपर से तुम मुझे डांट रही हो। मैंने कहा, मैं डांट नहीं रही, तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ, अब जाओ कपड़े बदल कर आओ। वो अपने कमरे में चला गया और मैंने जल्दी से चाय कप में डाली और उसके पीछे पीछे ही कमरे में चली गई। दरवाजे को हल्की सी दस्तक दी और कमरे में प्रवेश किया। वो शावल लेकर आ चुका था और गीले बालों को तौलिए से रगड़ रहा था। मैंने बिना देखे ही चाय उसके पास रख दी और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी उसने कहा, कहाँ जा रही हो, इधर आओ मेरे पास। उसने एकदम से धमकी दी थी और मैं वहीं ठहर गई। मैंने कहा, पहले अपना हुलिया ठीक करो, फिर आऊँगी, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहते ही जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगी, उसने एकदम से मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, ये क्या हरकत है? उसने कहा, हरकत नहीं, ये प्यार है। कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था कि घर खाली हो और मैं तुम पर अपनी मोहब्बत लुटा सकूं। मैंने कहा, अपनी हद में रहोगे तो अच्छा होगा, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगी। उसने कहा, बुरा तो मैं पेश आऊँगा अगर तुमने मुझे इनकार किया। तुमने अभी मेरी नरमी देखी है, सख्ती नहीं। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, और ये हक खुदा ने मुझे दिया है, तुम इसे इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन दुनिया के भी कुछ कानून और नियम होते हैं, मैं उनसे भी इनकार नहीं कर सकती। उसने कहा, मैं नहीं मानता उन नियमों को। वो बिल्कुल ही जैसे बेकाबू हो गया था। मैंने कहा, आसिफ, चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी लो। उसने कहा, पी लूँगा तो और भी गर्मी पैदा हो जाएगी, पहले ही खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा, आसिफ, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम अब एक बड़े मर्द बन चुके हो, इस तरह की हरकतें करते हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने थोड़ा सा गुस्से में कहा था। उसने कहा, यही तो समस्या है कि मैं अब मर्द बन चुका हूँ, मेरे अंदर ख्वाहिशें और जज्बात संभाले नहीं संभलते। ऊपर से बीवी इतनी खूबसूरत हो और हर वक्त नज़रों के पास रहे तो किसका दिल बेईमान नहीं होगा। कम वक्त ऊपर से मौसम भी तो देखो कितना हसीन है।
वो बिल्कुल मेरे पीछे से आकर मुझे बाहों में ले चुका था और मेरे कान में फुसफुसाने लगा। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो अचानक ही दीवार से जाकर लगा। मैंने कहा, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की, मैं अभी ताईजान को फ़ोन कर दूंगी, तुम्हारी तबीयत सीधा कर देंगी। उसने कहा, वो तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा। प्लीज़ आज इनकार मत करना लीना, वादा करता हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैंने कहा, हर्ट तो तुम मुझे कर चुके हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने बेहुदा हो कि अपने अंदर की गर्मी मिटाने के लिए तुम ऐसे मौके की तलाश में थे। बल्कि तलाश में नहीं, तुमने खुद ही ये मौका क्रिएट किया है। तुम जानबूझकर अपने दोस्त का बहाना करके घर से निकल गए। तुम्हें पता था कि मैं भी शादी में नहीं जाऊंगी, तब तक घर वाले चले जाएंगे तो तुम वापस आ जाओगे और अपने अंदर की हवस को शांत करोगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम से लाल हुआ था। उसने कहा, मेरी इंसल्ट मत करो, मेरी मोहब्बत को कोई गलत नाम मत दो। मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। तुम्हारे साथ कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं बना रहा। आसिफ की आंखों में गुस्से की वजह से सुर्खी चमकने लगी थी। उसकी मसल्स तन गई थीं। पहली बार मैंने आसिफ को इतने गुस्से में देखा था और मुझे भी अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ। मैं एकदम से शांत हो गई और फिर उसे प्यार से समझाने लगी। मैंने कहा, आसिफ बस 1-2 साल और इंतज़ार कर लो, फिर रुखसती के बाद जो दिल चाहे कर लेना। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन देखो आज तक मैंने तुम्हारी तरफ कोई गलत कदम नहीं उठाया। वो एकदम से हैरान रह गया और मैं भी अपने लफ्ज़ों पर हैरान थी। उसने कहा, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। कब से तुम्हारे मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनने को तरस रहा था। जिस लड़की से मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, जिसका चेहरा हर रोज़ रात को मेरे ख्वाबों में आता है, आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचती है। आज तुमने इजहार करके मुझे और भी ज़्यादा हिम्मत दे दी है। अब वो मेरे करीब बढ़ता जा रहा था और मुझे लगा कि अब फरार का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में अपने लिए वो प्यार भरी बराफ्तगी देख ली थी। इस मूसलाधार भावनाओं को रोकना अब नामुमकिन था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उसकी बीवी हूँ, वो मुझ पर हक तो रखता है ना। जैसे मैंने भी खुद को ये जुमला सुनाकर ढील दे दी थी और इस ढील का नतीजा ये निकला कि वो मुझ पर हावी होता चला गया। उसने मेरा दुपट्टा मेरे गले से उतार कर साइड पर रख दिया था। मेरे बालों का जूड़ा जो कि क्लेचर में कैद था, क्लेचर खोलकर मेरे बालों को आज़ाद कर दिया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर उसने बेड पर लिटा दिया और मैं बेबस हो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं उसके कमरे में ही थी। मेरा सर उसके कंधे पर था और आसिफ बेखबर सुकून की गहरी नींद सो रहा था। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई। मुझे हालात की गंभीरता का एहसास हो चुका था कि मैं और वो क्या कर चुके हैं। सच में जब लड़का लड़की अकेले हों तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि घर वाले हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए थे और आसिफ ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी हदें क्यों पार की, क्योंकि जब तक एक औरत मर्द को हिम्मत नहीं देती, मर्द कभी भी उस औरत के करीब नहीं जा सकता। मुझे तो उसे थप्पड़ मार देना चाहिए था। अगर इस तरह अब रोज़ रोज़ होने लगा तो क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सारा दिन कमरे से नहीं निकली और आसिफ दरवाज़ा खटखटाता रहा। शाम को घर वाले भी आ गए थे और मेरा शरीर बुखार में तप रहा था। माँ ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो परेशान हो गई। कहने लगी, तुम्हें इतना तेज़ बुखार था तो आसिफ से कहती वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मैंने कहा, बस मौसम की वजह से ठंड लग गई है, मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। जब आसिफ को पता चला कि मुझे बुखार है तो वो भी फिक्रमंद होकर मेरे कमरे में चला आया और मेरे माथे पर हाथ रख दिया। मैं उसके स्पर्श से एकदम चौंक गई थी और आंखें तुरंत खोल दी। उसके चेहरे पर अत्यधिक चिंता थी। उसने कहा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें बुखार है। मैंने कहा, मुझसे बात मत करो और जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसने कहा, क्या हो गया है, इतनी सी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो। मैंने कहा, तुम्हारे लिए ये एक छोटी सी मामूली सी बात होगी, मगर मेरे लिए इस बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। वो मेरे पास ही बैठकर बोला, लीना, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो गलत नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा हक है तुम पर। मैंने कहा, अगर हक है तो फिर रुखसती की बात करो और मुझे रुखसत करवा लो। उसके बाद अपने सारे हक पूरे करते रहना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। उसने कहा, मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हें रुखसत कर लूँ, मगर मेरे घर वाले पहले मुझे कमा खाने वाला बनते देखना चाहते हैं।
बस 1 साल रह गया है, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वो मेरे बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा और वही खुमार उसकी आंखों में फिर से भरने लगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, अगर आइंदा तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। वो एकदम से मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मेरा हाथ अपने गाल पर रखकर कहने लगा, अभी मार कर देख लो, फिर देखना क्या अंजाम भुगतती हो तुम। उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी थी। मैंने अपना हाथ झटक दिया और मुंह पीछे कर लिया। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। उसने कहा, नहीं, डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम बस चले जाओ यहाँ से। मैंने लिहाफ सिर तक ओढ़ लिया और बोलना चाहते हुए भी वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था एक बार अगर मैंने कुछ ठान लिया तो फिर किसी की नहीं सुनती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा था, जिन्होंने बार बार मुझसे कहा था, बेटा कभी भी इस रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। मैं जानती हूँ तुम्हारा रिश्ता आसिफ से पूरी तरह जायज़ है, मगर हमें ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब तक रुखसती नहीं होती तुम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाओगी कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुम्हारा बाप वैसे भी हमारे साथ नहीं है और हमारे अपने ही हम पर उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि रिश्तों को बदलते हुए देर नहीं लगती। और मैं अब अपनी अम्मी की बातें याद करके सिसक रही थी। मैंने दिल में तय कर लिया था, अब कभी भी आसिफ को अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे 10 फीट की दूरी पर रहूंगी, उसके सामने भी कम ही आया करूंगी। ना वो मुझे देखेगा और ना ही वो बहकेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि एक बहुत बड़ी आफत मेरे गले में पड़ने वाली है। एक ऐसा तौक जो मेरी ज़िंदगी को मजाक बनाकर रख देगा और सबकी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा भारी सी थी, बार बार चक्कर आने लगते थे। आसिफ को तो मैंने मुंह लगाना ही छोड़ दिया था। न उसे नरमी बरतती और ना ही उसका कोई काम करती थी, और ना ही उसके कमरे में यूं ही चली जाती थी। वो भी अब एहतियात करने लगा था, जैसे उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी हद पार कर दी है। हमारे बीच एक ठंडी सी दीवार खड़ी हो गई थी। वो तो मेरे करीब आने की कभी कभी कोशिश करता था, मगर मैं उसे दूर झटक देती थी। मेरा रवैया उसे अंदर तक तोड़ रहा था, मगर फिर भी उसने मुझसे इस बार कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मगर अचानक से मेरी तबीयत का यूं बिगड़ना मेरे लिए चिंताजनक बात थी। एक औरत को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके वजूद में क्या बदलाव हो रहे हैं, और इन बदलावों को महसूस मैं कर सकती थी, और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। आसिफ को तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं उससे नाराज़ थी। उसने खुद पर क्यों काबू नहीं किया था। एक दिन मैं किचन में खड़ी थी, अचानक मुझे जोर का चक्कर आया और मैं फर्श पर गिर गई। मेरे हाथ में चाय का कप था, वो भी मेरे ऊपर गिर गया। अम्मी एकदम से भागती हुई आई। घर में एक तरह से शोर सा मच गया था कि मैं गिर गई हूँ। आसिफ भी भागता हुआ आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। और वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर ने कह दिया कि लीना प्रेग्नेंट है। ये खबर थी कि जैसे कोई बम जो घर वालों के सिर पर गिरा था। मेरी अम्मी और ताई तो एक दूसरे की शक्लें देखती रह गई थीं और आसिफ सिर झुकाए खड़ा था। जब मुझे होश आया तो मेरा दिल किया कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने घर वालों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैंने अपने किरदार पर एक दाग लगा लिया था। ये एक ऐसा दाग था जिसे न मैं खुरच कर उतार सकती थी और न ही इससे पीछा छुड़ा सकती थी। मैं अपनी ही नज़रों में गड़ी जा रही थी और अपनी उंगलियां चटकाने लगी। मेरी अम्मी मुझे शिकायती नज़रों से देख रही थी और ताई अम्मा की नज़रों में पहली बार मैंने अपने लिए नाराज़गी देखी थी। वो कमरे से बाहर निकल गईं और अम्मी ने कहा कि तुमने बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है हमारी रिवायतों का। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि अपनी हदों का ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा था, विश्वास था, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तुमने मुझे जिंदा ही मार दिया है। मैं कैसे नज़रें मिला पाऊंगी तुम्हारे ताया जी से, तुम्हारी ताई जी से? और अगर दुनिया वालों को पता चल गया तो? मैं तो जारों कतार रोने लगी थी और अपने बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिए थे। ताई तो मुझसे मिली भी नहीं थी और ना ही मैं उनका सामना करना चाहती थी। ऊपर से अम्मी की बातें मुझे रुलाने के लिए काफ़ी थीं। मेरा जी चाह रहा था मैं अपना ही गला घोंट कर मर जाऊं। अगर मैं शादीशुदा होती और मेरी रुखसती हो चुकी होती तो ये खुशखबरी हम सब के लिए बहुत बड़ी साबित होती। हम सब लोग खुशियां मना रहे होते, क्योंकि माँ बनने की खुशी हर औरत को होती है। मगर मुझे ये सब कुछ एक बोझ से कम नहीं लग रहा था। हालांकि मेरा बच्चा बिल्कुल जायज़ था।
मैंने अपने शौहर से जायज़ ताल्लुक़ कायम किया था, मगर दुनिया की नज़रों में मैं मुजरिम थी और ये जुर्म ऐसा था जो नाकाबिले माफ़ी था। इससे पहले कि अम्मी मुझे और बातें सुनाती, अचानक आसिफ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अब भी हवाइयाँ उड़ रही थीं और उसे हालात का अंदाज़ा हो चुका था। वो मेरी अम्मी के करीब आया और कहने लगा, चाची जान, आप क्यों परेशान होती हैं? लीना मेरी बीवी है और मुझे तो इस खबर ने परेशान नहीं किया, बल्कि आप सबको तो खुश होना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी रुखसती की तैयारी करनी चाहिए। आसिफ का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर हम औरतों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अम्मी ने आसिफ को शिकायती नज़रों से देखा और कहा, कम से कम तुम्हें तो अपनी हदों का ख्याल रखना चाहिए था। लीना तो चलो लड़की है, किसी कमज़ोर लम्हे की कैद में आ गई होगी, मगर तुम एक मर्द थे, तुम्हें सोच समझकर उसके करीब जाना चाहिए था, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे ये सब कुछ रुखसती से पहले ठीक नहीं। अम्मी उसे समझा रही थीं। वो कहने लगा, मुझे दुनिया वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे नज़दीक लीना सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं उसका पहले से बढ़कर ख्याल रखूँगा। इतने में ताई भी कमरे में आ गई थी और आसिफ को डांटने लगीं, कहने लगीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यकीनन तुमने ही लीना को उकसाया होगा। मैं तुम्हारे तेवर अच्छी तरह जानती हूँ। ये तो शुक्र था कि ताई जान ने सारा मलबा आसिफ के गले में डाल दिया था, क्योंकि कसूरवार तो वही था, मैं तो बेकसूर थी। मैंने तो उसे मना किया था कि मेरे करीब मत आना। आसिफ कहने लगा, जी मेरा ही कसूर है, मैंने ही लीना को उकसाया था, क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। और मेरी इस धमकी पर लीना बहुत ज़्यादा डर गई थी और ताई और अम्मी ने तो जैसे अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। मुझे आसिफ से इस हद तक तरफदारी की उम्मीद नहीं थी। वो मेरे ऊपर आँच भी नहीं आने देना चाहता था। आसिफ कहने लगा, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि जल्द से जल्द हमारी रुखसती करवा दें, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी ये बच्चा जायज़ है और मैं इसे दिलो जान से अपनाने को तैयार हूँ। हम सब घर आ गए थे। ताई और अम्मी सिर जोड़कर कितनी ही देर बैठी रहीं। मैं तो अपने कमरे में बंद हो गई थी, किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। मैं अपराधी ना होते हुए भी अपराधी थी। फिर ताई और अम्मी ने मिलकर ताया जान को समझाया, कहा कि ये बच्चों की रुखसती कर देनी चाहिए। अब ये बड़े हो चुके हैं और शादी के बाद भी आसिफ पढ़ाई जारी रख सकता है और व्यापार संभाल सकता है। वो इतना मैच्योर है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं। ताया जान ने पहले तो ऐतराज़ किया, लेकिन ताई ने जब ज़्यादा ही जोर दिया तो फिर वो भी मान गए और यूं हमारी शादी की तैयारियां होने लगीं। इस दौरान मैं आसिफ के सामने नहीं गई थी और ना ही मेरा दिल तैयारियों में लग रहा था। काश ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज मैं अपनी शादी के लिए खुद से शॉपिंग कर रही होती, अपनी पसंद की ड्रेस खरीद रही होती और ताई, अम्मी और मेरी माँ भी कितनी खुश होती, क्योंकि ख़ानदान में ये पहली शादी थी। मगर सब कुछ एक सामान्य से अंदाज में हो रहा था, जिसमें कोई खुशी की झलक नहीं थी। हालांकि आसिफ तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, उसका तो खुशी के मारे बुरा हाल था। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी, वो मेरे पीछे से आया और कहने लगा, कैसी हो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने उससे कोई भी बात नहीं की और अभी बिना बात किए पलटने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने सामने कर लिया। कहने लगा, कब तक नाराज़ रहोगी मुझसे? तुम जानती हो ना कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। मेरी तकलीफ़ और मत बढ़ाओ और इस खुशी को एंजॉय करो, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। हाँ, हमसे गलती ज़रूर हुई है, मगर इसे गुनाह समझकर मुझे सज़ा मत दो ना यार। मैं उस दिन बहक गया था। मैं एक मर्द हूँ और मर्द में भावनाओं की तेज़ी औरतों से ज़्यादा होती है, उनमें बर्दाश्त नहीं होती, वो बस कर गुजरते हैं। वैसे भी हम दोनों एक ही घर में रहते थे और ऊपर से हमारा निकाह का रिश्ता था, पति पत्नी का रिश्ता था। मैं भला कैसे खुद को रोक सकता था? और सच कहूँ तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। मैं आज भी उस लम्हे को याद करता हूँ तो अंदर तक सरशार हो जाता हूँ। मैंने पहली बार तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटाई थीं और मैं ज़िंदगी भर उन लम्हों को याद रखूँगा और आगे भी ऐसे लम्हे तुम्हें देता रहूँगा। उसने फिर से मेरे कान में एक शरारत भरी सरगोशी की और मैं लाल पड़ गई। मैंने उसे जोर से पीछे धक्का दिया और कहा, चाहे कसूर मर्द का हो, मगर फिर भी अपराधी औरत को ही समझा जाता है। तुम नहीं जानते मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। ये बच्चा जायज़ है, मगर फिर भी मुझे बोझ लग रहा है। मैं इस समय को एंजॉय करना चाहती थी, अपनी शादी की तैयारियां पूरे दिल से करना चाहती थी, मगर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और उसने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरे बालों में उंगलियां चलाने लगा।
कहने लगा, तुम औरतें बहुत भावुक होती हो, मगर खैर अपने दिल का गुबार अच्छी तरह से उतार लो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा कि तुम्हें ये तकलीफ दे लम्हे भूल जाएंगे। और मैंने तो हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया है। उसने मेरे कान में दोबारा से सरगोशी की तो मैं और भी ज़्यादा लाल पड़ने लगी। मैं जल्दी से उससे पीछे हटी और कहा, ज़्यादा बहकने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, तब तक अपनी भावनाओं को संभाल कर रखो। मैंने उसे तंज किया और किचन से निकल गई। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। पूरे ख़ानदान में कानाफूसी होने लगी थी कि इतनी जल्दी शादी की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि शादी इमरजेंसी में हुई थी, इसलिए सबको शक हो रहा था। मगर ताई, अम्मी और मेरी माँ ने ये सारी बात संभाल ली थी। कहा कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। वैसे भी हमारी उम्रों का तो कुछ भरोसा नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में ही बच्चों की खुशियाँ देखना चाहते हैं और इसीलिए शादी कर दी। जब मैं आसिफ की दुल्हन बनकर रुखसत होकर उसके कमरे में आ गई, मैं सोचने लगी कि कितना फ़र्क है इस पल में और पिछले पल में। यही कमरा था, यही बेड था, यही मैं थी और मुझसे रिश्ता बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा आज वाला शौहर ही था। हालांकि रिश्ता तो अब भी हमारा वही है, मगर कभी कभी ज़माने के रीति रिवाजों के मुताबिक भी चलना पड़ता है, वरना ये दुनिया ताने मार मार कर जीने नहीं देती। आज अगर आसिफ मेरे साथ अपनी मोहब्बत का खुलकर भी इजहार करता तो ज़माने भर को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि हमारा रिश्ता तो वही था जो पहले था, मगर ज़माना हम पर उंगलियां उठाता है और अब हम एक जायज़ काम करके भी अपराधी ठहराए जाते हैं। आसिफ जब कमरे में दाखिल हुआ तो बहुत ही खुश था। मैं भी ये खुशी दिल से महसूस करना चाहती थी, इसलिए अपने मूड को अच्छा रखा और पिछली बातों को भूलने की कोशिश की। और फिर मैंने खुशी खुशी अपना आप आसिफ को सौंप दिया था। मैं पिछली बातें याद करके खुद का मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को मैंने बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की थी और रहा सहा मूड मेरा आसिफ ने ठीक कर दिया था, क्योंकि उसकी मोहब्बत में मैं हर गम हर तकलीफ़ भूल गई थी। आखिर में मैं सबको यही मशवरा देना चाहूँगी कि बेशक निकाह का रिश्ता जायज़ होता है, मगर फिर भी अपनी बेटियों की रुखसती वक्त पर कर दिया कीजिए ताकि शर्मिंदा होने से बचा जा सके। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी आसिफ और लीना के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। बट दोस्तों, आपको अपनी कहानी का वेट करना होगा और मुझे रिमाइंड कराते रहना होगा।